साहब मैं आपको पूरा बैकअप देगा, बैकअप का पूरा सिस्टम अपने पास तैयार है। ऑडिट का हम लोग फर्स्ट चैप्टर चालू किया। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पहले तो देखा वेटेज किसका, कैसे, क्या लेवल का वेटेज है, ऑडिट एज अ सब्जेक्ट क्या है, किन किन चीजों के बारे में बात करेगा। पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग 15 टॉपिक्स देखने वाले, वो देखा हम लोगों ने। और आज हम लोग जो अभी चर्चा करने जा रहे वो किस बारे में है दोस्त? वो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के बारे में। टॉपिक नंबर 6 कल हम लोग लास्ट में निपटाए थे, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, अगर आपको ध्यान हो तो। हाँ या ना? अरे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट देखा था कि नहीं देखा था? फायदे ऑडिट के। अब मैं अगर आपसे पूछूं ऑडिट की लिमिटेशंस क्या है, देखो साहब एग्जाम में बंबू उस दिन डल गया था साहब, एग्जाम में बंबू उस दिन डल गया जिस दिन 8 मार्क में पूछ लिया। अब हकीकत बताता हूं आपको, 3 लिमिटेशंस है इसका, 3 लिमिटेशंस, 3 ही चीज थी यार। 8 मार्क में मैं जान दे दूं क्या यार? ऑडिट में मैं मार्किंग आपको साथ में बताऊंगा, समझ आना चाहिए आपको यार। कर क्या रहे वो लोग, एग्जाम में पूछ कैसे रहे वो लोग, क्या चीज को पूछ रहे, कितना मार्क का पूछ रहे, सब 8 मार्क में है लिमिटेशंस। आपको पूछता हूं क्या लिमिटेशन हो सकती है आपके अनुसार? आपका फर्स्ट डे, मुझे मालूम है आपको ऑडिट में ज्यादा नहीं मालूम ऑडिट का, पर क्या लिमिटेशन हो सकती है ऑडिट की? What are the limitations of audit? The nation wants to know, साहब। कॉम्प्लायंस बढ़ती है, ये तो कंपनी के लिए है। ऑडिट की एक लिमिटेशन है साहब, वो उनको मरने दो ना चूल्हे के अंदर, हमारे लिए बहुत टाइम वेस्ट होता है मैडम, टाइम वेस्ट होता है। अब जो काम करोगे उसमें टाइम तो जाएगा ही ना। आप बोल दोगे बॉडी बनाने में टाइम वेस्ट होता है, पतले होने में टाइम वेस्ट होता है, वो कुछ भी करने में टाइम तो जाएगा ही ना मैडम। ऑडिट की लिमिटेशन, साला ऑडिट भी करते फिर भी फायदा नहीं मिलता, वो लिमिटेशन बताओ। ऑडिटर बिक सकता है। ये ऑडिटर की लिमिटेशन है, ऑडिट की नहीं है। मैं ऑडिट की पूछ रहा मेरे दोस्त। अच्छा लगा यश, मेरे को तेरा सोच अच्छा लगा। फ्रॉड होता है, ओके, एक्चुअल बेनिफिट कॉस्ट से कम होता है यार। ये तो कुछ सिचुएशन में हो सकता है यार, फुल प्रूफ नहीं होता। ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा, भले डायरेक्ट टू द पॉइंट नहीं है, पर हाँ ये टच करता है। तो देखो साहब मैं आपको बताऊं, सबसे पहला हम सब कुछ चेक करेंगे या सैंपल चेकिंग करेंगे, सब कुछ देख डालेंगे डिटेल में और सुबह से लेकर रात तक, या सैंपलिंग करते उसके अंदर। ऑडिट में हम लोग सैंपलिंग करते हैं, सब कुछ चेक करते। हम लोग जीवन में मैक्सिमम सब जगह पे खाली सैंपलिंग ही करते दोस्त लोग, खाली सैंपलिंग ही करते हम लोग। हर जगह पे हम खाली सैंपलिंग करते। सब चीज क्या है मालूम क्या? हम हर जगह पे सैंपलिंग करते हैं, एवरीवेयर वी डू सैंपलिंग। बट अभी चीज क्या है, पॉइंट क्या है इसके अंदर? ये जो सैंपलिंग हम लोग करते हैं ना, इसमें हमने कुछ ये चेक की, कुछ चेक नहीं की। अब जो चेक नहीं की उसमें गड़बड़ी तो निकल ही सकती है। दूसरा, क्या चेक करूं और क्या चेक नहीं करूं, ये किस पे निर्भर करता है? ऑडिटर के ऊपर या भावनाओं के ऊपर? आप मुझे बताओ, क्या चेक करना है और क्या चेक नहीं करना, ये निर्भर किस पे करता है, ऑडिटर या भावना? अरे भाई यहां मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको चेक करो, इसको जाने दो, इसको चेक करो, ये कौन डिसाइड करता है? वरुण भाई आपने कहा स्टैंडर्ड्स, मैं मना नहीं करता, पर वो स्टैंडर्ड्स का कॉम्प्लायंस भी कौन करवाएगा? ऑडिटर। ऑडिटर अपना एक जजमेंट लगाता है, जो जिसमें उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज, वो सारी चीजें उसमें ध्यान रखेगा, वो सारी चीजें उसमें ध्यान रखेगा। और वो ऑडिटर का जजमेंट होता है जो कहता है, साहब जैसे
धोनी का जजमेंट होता था यार। अब वो पासा सही भी गिरता था, उल्टा भी गिरता था। सवाल ये है, जजमेंट बिल्कुल वैसा ही तो है, वो सही भी हो सकता है और सही भी हो सकता है और सही भी हो सकता है और गलत भी तो हो सकता है। और अगर गलत हो गया तो साहब, तो दूसरा लिमिटेशन है जजमेंट। पहला लिमिटेशन है सैंपलिंग, दूसरा लिमिटेशन है जजमेंट, और तीसरा मैं मना नहीं करूंगा साहब, एक तो टाइम बहुत लगता है यार। टाइम वेस्ट तो नहीं बोल सकते, पर टाइम बहुत लगता है, और प्लस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पैसा भी लगता है। तो देखो साहब, टाइम और कॉस्ट दोनों इन्वॉल्व है। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कम पैसा मिलेगा तो आप कम चेकिंग करोगे या चेकिंग पूरी करनी पड़ेगी? आप एज एन ऑडिटर मुझे बताओ। कम पैसा मिलेगा तो, जैसे आप मेरे को एक बात बताओ, अगर कम पैसा मुझे मिला तो मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा या जितना पैसा मिलेगा उतना सिलेबस कराऊंगा? तुम बताओ, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। कम पैसा दोगे तो कम सिलेबस, पूरा पैसा दोगे तो पूरा सिलेबस, क्या बोलते? वरुण बोलता है कम पढ़ाओगे। ए यार, ये साला प्रोफेशनल को शोभा नहीं देता ना भाई। कैसे करूं ऐसा? एज एन ऑडिटर भी मैं हूं, सब मैं कम चेकिंग करके ओपिनियन कैसे दे दूं यार? उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट पे कितने लोग रिलाई करेंगे साहब? और साहब, अगर उस पर रिलाई करके किसी ने शेयर्स खरीद ले और वो बर्बाद हो गया तो उसकी हाय कौन लेगा? सो कहने का निष्कर्ष क्या है साहब? टाइम और कॉस्ट बेनिफिट, मतलब ये सब तो देखो, टाइम और कॉस्ट कई बार मैच ही नहीं कर पाते, मतलब बेनिफिट जो उससे मिलता है, राइट? जो देवांशु जी ने भी बोला कि सर उससे मिलने वाला फायदा कई बार कॉस्ट ज्यादा निकल जाता है, फायदा कम होता है। और फिर देखो फ्रॉड व्रॉड वो सारे अलग लिमिटेशंस हैं ही हैं, राइट? तो देखो मेजरली तीन ही लिमिटेशंस थे, मेजरली तीन ही लिमिटेशंस थे दोस्तों, राइट? कुछ नहीं आ रही है भाई हमेशा। नमन बोल रहा है कि देवांशु की आवाज जूम भी म्यूट नहीं कर पा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजा आ गया दोस्त। दिव्य शक्तियां हैं उसके पास साहब, दिव्य शक्तियां। अरे यार, पर कैसे संभव है यार? अपने आप उसके पास कोई टेक्नोलॉजी है यार, गजब। चलो आप इधर आओ, राइट? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। देखो साहब, मैं आपको पहला बताया था नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है सब कुछ क्या है? जजमेंट है। किसका जजमेंट है? ऑडिटर का जजमेंट है, जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो साहब, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। जो ऑडिटर का जजमेंट है, जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, राइट? तो साहब, वो सही गलत दोनों हो सकता है, जिसमें जो अपन ने यहां पे देखा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पे हमने देखा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। जो हम लोग ऑडिट करते हैं वो हम लोग कंप्लीट ऑडिट भी करते हैं, कंप्लीट ऑडिट भी करते हैं, जिसे हम लोग डिटेल्ड ऑडिट कहते हैं, या कई बार कंटिन्यूअस ऑडिट कहते हैं। और दूसरा हम लोग नॉर्मली जो करते हैं वो है सैंपलिंग। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कहता है, देखो साहब, हम लोग सैंपलिंग करते हैं और चांसेस आर देयर दैट सच ट्रांजैक्शंस which are not checked may not be correct। तो चांसेस है कि हो सकता है मैंने कुछ ट्रांजैक्शन चेक किए हो और जो चेक नहीं किए उसमें गड़बड़ियां हो साहब। तो दूसरा है ऑडिट प्रोसीजर, पहला है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है?
दूसरा है ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा सा एडिशनल है कि अब इसमें कुछ भी हो सकता है साहब, जानबूझ के भी कर सकते हैं, अनजाने में भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ हिस्सा इसका पीला करके रखा हुआ है कि पॉसिबिलिटी है दैट मैनेजमेंट या अदर्स मे नॉट प्रोवाइड इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हो सकता है मैनेजमेंट जानबूझ के मेरे को पूरी सूचना नहीं दे रही हो। फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स डिजाइन टू कंसील इट, हो सकता है उसको छुपा के रखा जा रहा हो। ऑडिट एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है गलत काम के लिए, एक चीज याद रखना साहब, ऑडिट चोरी होती है इसलिए नहीं है। ऑडिट क्या है? ऑडिटर इज नॉट गिवन स्पेसिफिक लीगल पावर्स। हम किसी को अरेस्ट फरेस्ट कुछ नहीं कर सकते, हम हद मार के क्या कर सकते? अपनी राय प्रकट कर सकते, बस ओपिनियन देना काम है हमारा सब। तो हम लोग ओपिनियन देंगे, केयरफुली चीजों को चेक करेंगे, गड़बड़ियां तो नहीं है। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो सैंपलिंग के बेस पे होती है, और हो सकता है कि जो ट्रांजैक्शन हमने चेक नहीं किया हो उसमें कुछ गड़बड़ी हो। और दूसरा आता है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें हम बेनिफिट और कॉस्ट चेक करते हैं, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। इट इज डिफिकल्ट टाइम, या डिफिकल्टी आती है टाइम और कॉस्ट जो इन्वॉल्व है वो एक वैलिड बेसिस नहीं है। क्योंकि देखो क्या है, अगर मुझे कोई कम कॉस्ट देगा तो मैं कम चेकिंग नहीं कर सकता, और इसलिए एप्रोप्रिएट प्लानिंग की जरूरत है कि क्या चेक करना है, कितना चेक करना है, कैसे चेक करना है। तो बैलेंस टू बी स्ट्रक बिटवीन रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन एंड इट्स कॉस्ट। बैलेंस लेके आने का है, मेरे को बैलेंस लेके आने का है बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स कॉस्ट, कि साहब कैसे लाऊं, कैसे मैनेज करूं चीजों को, उसके बीच में बैलेंस लाना है, ठीक है। उसके बाद आता है अदर मैटर्स। अदर मैटर्स क्या होता है? अदर मैटर्स दैट अफेक्ट द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। और क्या क्या चीजें हैं जो ऑडिट को प्रभावित कर रही है साहब, वो जानना है मेरे को कि व्हाट आर दोज अदर मैटर्स। तो हो सकता है, देखो, एक तो है फ्रॉड, पर्टिकुलरली फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट या कॉल्यूशन। हो सकता है सीनियर मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड किया हो जो आसानी से पकड़ में ही नहीं आए, तो साहब ऑडिट, अब ऑडिटर क्या करे साहब, कोई सामने सामने लिखा हुआ थोड़ी कि मैं फ्रॉड करने वाला हूं, तो साहब सीनियर मैनेजमेंट ने तरीके से फ्रॉड कर दिया, पकड़ में ही नहीं आएगा। दूसरा हो सकता है रिलेटेड पार्टी का फ्रॉड, भारत देश को बर्बादी रिलेटेड पार्टियों ने की है, तो रिलेटेड पार्टी का फ्रॉड हो सकता है। तीसरा हो सकता है ऑकरेंस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस विथ लॉज, राइट। चांसेस है लॉ के साथ नॉन कॉम्प्लायंस हो रहा हो, नॉन कॉम्प्लायंस विथ लॉज हो रहा हो, राइट। तो ऑकरेंस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस विथ लॉज। और चौथा आता है सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही है, फ्यूचर इवेंट्स पैदा हो रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि साहब कंपनी का गोइंग कंसर्न पे डाउट है। तो ये अदर मैटर्स है जो मेरे को ये बता रहे हैं जो ऑडिट को प्रभावित करता है। देखो, एक तो है फ्रॉड, सीनियर मैनेजमेंट अगर फ्रॉड करेगा ना, उसको पकड़ पाना मुश्किल नहीं, कई बार नामुमकिन हो जाता है साहब। रामालिंगा राजू का फ्रॉड कहां पकड़ में आया है साहब, लास्ट में जाके खुद ही डिस्क्लोज किया। नीरव मोदी का फ्रॉड खुद ही डिस्क्लोज किया। विजय माल्या का फ्रॉड वो खुद ही भाग गया भगोड़ा। तो बहुत मुश्किल होता है टॉप मैनेजमेंट का रिलेटेड पार्टी फ्रॉड पकड़ पाना। अब ये उसका रिलेटेड पार्टी है, वो ट्रैक करना कई बार मुश्किल होता है। नॉन कॉम्प्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। सब नीरव मोदी में क्या था, 180 डेज का लेटर ऑफ क्रेडिट 2-2 साल से चल रहा था। नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ लॉज हो रहा है, आरबीआई चेक नहीं कर रही है उस पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की चेस्ट ब्रांच को, नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ लॉज। ऐसी फ्यूचर कंडीशंस आ रही है जो ये बताती है कि गोइंग कंसर्न पे डाउट पैदा हो रहा है। ओनली दारू का धंधा है, मान लो आपका लक्षद्वीप में दारू का धंधा है और अभी लक्षद्वीप में बातें चल रही कि साहब दारू बैन कर देंगे, राइट। तो गोइंग कंसर्न, सीज टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। कंपनी की परिस्थिति ऐसी है कि गोइंग कंसर्न पे डाउट पैदा हो रहा है, फ्यूचर इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि गोइंग कंसर्न पे डाउट पैदा हो रहा है। तो देख, 4 लिमिटेशंस हुए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि साहब हम लोग रिपोर्टिंग का फ्रॉड देखते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं साहब जजमेंट इन्वॉल्व है। जजमेंट सही गलत दोनों हो सकता है।
दूसरा प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर्स में हमने बोला देखो साहब हम लोग सैंपलिंग करते हैं और चांसेस है कि जो चेक नहीं किया उसमें फ्रॉड हो। तीसरा आता है बेनिफिट एंड कॉस्ट। कई बार बेनिफिट एंड कॉस्ट को मैनेज करने जाते हैं जो प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता, और हम लोग को उसके अंदर ये ध्यान रखना पड़ता है कि साहब हम लोग को एप्रोप्रिएट प्लानिंग करनी है, बैलेंस लेके आना है, रिलायबिलिटी नहीं जानी चाहिए इसके अंदर, राइट। और चौथा है अदर मैटर, जिसमें टॉप सीनियर मैनेजमेंट का फ्रॉड हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो, नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ लॉज हो रहा हो, और फ्यूचर इवेंट्स ऐसे हैं जो गोइंग कंसर्न पे डाउट पैदा कर रहे हैं साहब। क्योंकि हम लोग जब भी चेकिंग करते हैं हम लोग ये नहीं बोलते कि फ्यूचर में चलेगी, हम हमेशा खाली एक ही चीज का कमिटमेंट करते हैं कि अभी की सिचुएशन के अनुसार हमें ये लग रहा है। हम लोग कोई फ्यूचर अश्योरिटी नहीं देते। वी एज ऑडिटर्स नेवर गिव फ्यूचर अश्योरिटी। यम्माइला हमको हमारा पता नहीं, तेरा बाप, हम तेरे को कैसे बताएंगे हम लोग। तो हमारे पास कोई फ्यूचर अश्योरिटी नहीं होता है दोस्ता, कोई फ्यूचर अश्योरिटी नहीं होता है। अब आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग कि साहब व्हाट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, वो क्या बोलता है। तो गाइज अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 1। ऑडिट की सारी इधर उधर की बातें हो गई, ऑडिट का मीनिंग और डेफिनेशन। और साहब मैं आपको बताना चाहूंगा ये मीनिंग और डेफिनेशन जब आता है तो ऐसा नहीं कि खाली डेफिनेशन, इसमें कई सारे और कंटेंट है। ऑडिटिंग में हम लोग क्या क्या देखते हैं, देखो ऑडिटिंग जनरल शब्दों में देखा जाए तो इट मींस चेकिंग। किसी भी चीज को चेक करना उसको ऑडिटिंग कहते हैं। चेक एक प्रोफेशनल करता है, पर इज इट ओनली अबाउट चेकिंग? नहीं, राइट। व्हाट डज इट इंक्लूड? सो देखो पहले डेफिनेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of such organization whether profit oriented or not, irrespective of size, and with the objective of giving opinion whether the financial statements are true and fair। हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से इन शब्दों को मैं ब्रेक करता हूं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, बिना किसी के दबाव में आए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग है, वाजिब सी बात है, शरीर की चेकिंग तो करेंगे नहीं। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, जरूरी नहीं है सब प्रॉफिट हो, यानी एनपीओ को भी ऑडिट करानी पड़ेगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, कोई फर्क नहीं पड़ता साइज छोटी है बड़ी है, या लीगल फॉर्म क्या है। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देना, उद्देश्य क्या है? ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। उद्देश्य क्या है? ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो साहब ऑडिट एक इंडिपेंडेंट चेकिंग है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की है, ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज या लीगल फॉर्म। इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज या लीगल फॉर्म। तो साहब अब देखो यहां पे ध्यान से समझना। अब ये लोग बोलते हैं कि साहब ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि हम जो भी काम करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और सबका पालन करके करेंगे, बट हम लोग क्या क्या चीज फाइनल करते हैं जब ऑडिट करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अनुसार है। एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बीओए मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये पूरे सेंटेंस का समअप लिखा है इधर, जो आपके नोट्स में नहीं होगा पर आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। बीओए के अंदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इन शब्दों को ध्यान देना। बीओए का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये क्या बोलता है? देखो SAE का फुल फॉर्म है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी, ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है सबूत। जब भी सबूत इकट्ठा करो वो वाजिब सबूत होना चाहिए। इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी ऑफ अ प्रॉपर क्वांटिटी। 1 लाख ट्रांजैक्शन है, 1000 ट्रांजैक्शन चेक कर लूंगा तो क्या सफिशिएंट है वो? नहीं साहब, प्रॉपर क्वांटिटी होना चाहिए। अच्छा क्या चेक करूं उसमें? कुछ भी, या एक प्रॉपर मेथड निकालना पड़ेगा। कुछ भी चेक कर दूं या प्रॉपर मेथड होना चाहिए? क्या बोलते हो? अरे क्या बोलते हो? कुछ भी चेक कर दूं या प्रॉपर मेथड होना चाहिए? हाँ, तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब है प्रॉपर क्वांटिटी का सबूत होना चाहिए, प्रॉपर मेथड होना चाहिए, कैसे इकट्ठा किया सबूत। फिर
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री ओमिटेड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन चेक ना हुआ हो, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्लियर और अनएम्बिगुअस इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए भैया, मतलब सॉरी, होनी चाहिए। एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल, हमेशा अनएम्बिगुअस मतलब नॉट डाउटफुल। जो भी इंफॉर्मेशन है एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए साहब, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, अमाउंट प्रॉपरली क्लासिफाई होना चाहिए, एएस के साथ कॉम्प्लायंस होना चाहिए, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए। जो भी सारा कामकाज है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। तो देख भाई क्या क्या बोलता है, इधर सुनो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अनुसार होने चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर सफिशिएंट सबूत होना चाहिए उसके बारे में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूटा हुआ हो। क्लियर और अनएम्बिगुअस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ प्रॉपरली क्लासिफाई कर रहा है। अब एक कैपिटल ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन प्रॉपरली क्लासिफाई होना चाहिए। एस के साथ उसकी कंफॉर्मिटी होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन होना चाहिए, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर। सर ट्रू एंड फेयर क्या है, इसके ऊपर भी डिटेल में देखेंगे। ट्रू एंड फेयर का मतलब है सही, एक बार के लिए तो यही मानो, फिर आगे इसके बारे में चर्चा आने वाला, पूरा देखने वाले। हेलो एवरीवन, यानी जब मैं ऑडिटिंग का बात करता हूं तो खाली डेफिनेशन ऐसे नहीं कि डेफिनेशन बोल दिया। व्हाट इज ऑडिटिंग? इंडिपेंडेंट चेकिंग एग्जामिनेशन। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। कौन करेगा? प्रॉफिट वाली या बिना प्रॉफिट वाली? सारी, छोटी या बड़ी, सारी। कोई भी लीगल फॉर्म हो, उद्देश्य क्या है? ओपिनियन देना। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। और क्या तय करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अनुसार है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे सबूत इकट्ठा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी ओमिटेड नहीं है, जो भी सारी इंफॉर्मेशन है क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली क्लासिफाइड है, एएस का कॉम्प्लायंस है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट, पीएनएल सारा ट्रू एंड फेयर है। और अब मैं आता हूं, हमारा ऑडिटर कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए, ढिंचैक होना चाहिए, मस्त दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। बोलो माता रानी की। क्या बोलते? कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? देखना 4 मार्क में एग्जाम में भी पूछते साहब, एकदम प्रोफेशनल दिखना चाहिए, मस्त दिखना चाहिए। क्या बोलते? इंटेलिजेंट होना चाहिए। क्या बात? सीए होना चाहिए। हो। तो गाइज, क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, हमारा ऑडिटर हमको कैसा चाहिए? तो देखो भाई, अभी है ना, ये सारी क्वालिटी उन्होंने दी है, पर ऐसे क्या याद ही नहीं रहता है, तो उसका मैंने एक मेमोरी टेक्निक बना लिया है कि साहब PK3 जो आप सोच रहे थे वो रेस्ट इन पीस है, वो बनने वाली नहीं है। ना PK2 आने वाली, ना PK3 आने वाली। हम लोग PK3 की बात करते हैं। रेस्ट इन पीस PK3 तेरा रिलीज कभी नहीं होगा, जिसमें RIP और फिर K3, RIP है और PK3। तो रेस्ट इन पीस PK3 जो एक एक करके हम लोग देखेंगे। इस मेमोरी, ये अपना मेमोरी टेक्निक का स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि अपन को ध्यान रहे। सबसे पहला रेस्ट इन पीस PK3, एक एक करके जो आपके नोट्स में उसके अनुसार जा रहा हूं। पर्सनल क्वालिटी, ऑडिटर कैसा होना चाहिए? डिक्सी नाम से एक फेमस व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि ऑडिटर कैसा होना चाहिए। टैक्ट होना चाहिए। टैक्ट मतलब चतुर, कॉशन सावधानी बरतने वाला, फर्मनेस एकदम अडिग रहने वाला, गुड टेम्पर टेम्परामेंट खोना नहीं चाहिए, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी, डिस्क्रिशन जो सोच समझ के निर्णय ले, इंडस्ट्री वाला होना चाहिए, जजमेंट ले सके, उसमें पेशेंस होना चाहिए चीजों का, क्लियर हेडेडनेस मतलब टकला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए?
मतलब उसके सर पे बाल नहीं होने चाहिए, हाँ या ना? बाल वाले सीए को ऑडिटर बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। क्लियर हेडेड का मतलब उसको क्लियर होना चाहिए उसको क्या हासिल करना है। और रिलायबिलिटी, सोचो साहब, टू मेक अ गुड बिजनेसमैन कितना सब कुछ चाहिए यार सीए के अंदर, कितना कुछ मांगते साले। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी वर्ड का मतलब होता है साहब ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, नॉन बायस, पक्षपात नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होना चाहिए साहब, स्वतंत्र, किसी के दबाव में। ही शुड नॉट वर्क अंडर एनी प्रेशर, किसी प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए सब। उसमें डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी होनी चाहिए बैक्ड बाय एडिक्वेट इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस ये एक ऑडिटर में होना चाहिए, राइट। फिर हम लोग बोलते हैं उसके पास लॉ का नॉलेज होना चाहिए, वो तो है, वो तो होना चाहिए। क्या बोलते हैं साहब? लॉ का नॉलेज, जैसे कौन कौन से लॉ का? कंपनीज एक्ट का नॉलेज होना चाहिए, मर्केंटाइल, मर्केंटाइल मतलब बिजनेस लॉ का नॉलेज होना चाहिए। फिर टैक्सेशन का भी नॉलेज होना चाहिए उसके पास, राइट। तो टैक्सेशन का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, तुम लोग की भी होएगी, इंटर होने के बाद होएगी, फाइनल होने के बाद होएगी, तो सब, और सीए होने के बाद भी होती रहती है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और थियोरेटिकल एजुकेशन होना चाहिए। इक्वली ज़रूरी है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के लिए, ऐसा होना चाहिए। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, क्लाइंट के धंधे का नॉलेज होना चाहिए साहब, क्योंकि जब तक आपको क्लाइंट के धंधे का नॉलेज नहीं आएगा आप काम ही नहीं कर सकते ढंग से। तो सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए ऑफ द वे इन विच बिजनेस इज जनरली कंडक्टेड, कैसे बिजनेस करना है, किस प्रकार से बिजनेस करना है, आपके पास उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए कि साहब, क्योंकि देखो जब तक आप उसकी कमी नहीं पता करेंगे आप उसको ढंग से काम ही नहीं कर सकते, आपको गड़बड़ियां ही नहीं पता चलेगी कहाँ पे गड़बड़ियां हो रही है। एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होनी चाहिए उसके पास अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एग्जॉस्टिव knowledge of accounting in all its branches is the sine qua non। sine qua non मतलब, sine qua non का मतलब होता है most important requirement, most important requirement है साहब, most important requirement है, राइट। all accounting principles और techniques का उसके पास proper नॉलेज होना चाहिए। रीजनेबल केयर एंड स्किल्स, रीजनेबल केयर एंड स्किल्स, अब रीजनेबल केयर एंड स्किल्स का उसको इस्तेमाल करना होगा बिफोर ही बिलीव्स दैट व्हाट ही सर्टिफाइज इज ट्रू। जब तक वो ये माने उसको बहुत ध्यान से काम करना होगा, और ऐसे काम करना जैसे कि खुद का हो, बहुत ज़रूरी है ये। तो रीजनेबल केयर एंड स्किल होना चाहिए। तो साहब 7 चीज़ों का मैं आपसे यहाँ पे बात किया, 7 क्वालिटीज जो हम लोग एक ऑडिटर में एक्सपेक्ट करते। रीजनेबल केयर एंड स्किल होना चाहिए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, पर्सनल क्वालिटी डिक्सी की देख लिए। फिर 3 के क्लाइंट के धंधे का नॉलेज, लॉ का नॉलेज, अकाउंटिंग का नॉलेज। क्लाइंट के धंधे का नॉलेज, लॉ का नॉलेज, अकाउंटिंग का नॉलेज। ये है क्वालिटी। किसका क्वालिटी? ऑडिटर का क्वालिटी। ऐसा ऑडिटर मांगता है साहब, हमको चपड़ गंजू नहीं चाहिए। अब आता है इसके बाद प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। देखो भाई, ऑडिट शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें क्लियर कर लेना चाहते हैं। ऑडिट शुरू करना इज सेम एज इफ हम साला हम एक नया लाइफ शुरू कर रहे हैं, राइट। तो एकदम क्लैरिटी रखते हैं साहब, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कभी भी अपने बीच में, राइट। कल उठ के हमको लगे यार हमने गलत डिसीजन ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट क्या बोलता है? प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट ये लोग क्या बोलते हैं साहब? यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल एफआरएफ इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्री कंडीशंस क्या है? assumption on which audit is conducted in order to establish whether the preconditions for an audit are present, auditor shall। अब मैं क्या चेक करूंगा ऑडिट स्वीकार करने से पहले? सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या एफआरएफ जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या वो मुझे एक्सेप्टेबल है? पॉइंट नंबर 1, सर एफआरएफ क्या होता है? एफआरएफ होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स। जैसे आप लोग देखेंगे एडवांस अकाउंट्स में कि बैंकिंग कंपनी का जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है, इंश्योरेंस कंपनी का जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है, इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है, राइट? तो क्या वो जो एफआरएफ, वो जो फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स वो लोग ने बनाया, क्या वो तुझे स्वीकार है? मतलब तेरे को आना चाहिए ना भाई। अरे कोई काम हाथ में लो उससे पहले मुझे आना भी तो चाहिए। फिर दूसरा क्या है? ऑब्टेन द अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्टेन द अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? सब मैनेजमेंट से इसकी स्वीकारिकता लेनी पड़ेगी। स्वीकारिकता का मतलब है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल एफआरएफ। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या उसी एफआरएफ के अकॉर्डिंग बना है? मतलब हम लोग जब बैंक्स में ऑडिट करने जाते हैं तो अब क्या होता है, बैंक्स के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है। तो क्या आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार काम किया है या नहीं, वो चेक करेंगे। क्या आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार काम किया है कि नहीं, वो चेक कर लूंगा। फिर नंबर नेक्स्ट, एक्सरसाइज करूंगा नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा फ्री फ्रॉम एमएमएस। जो इंटरनल कंट्रोल है, जो इंटरनल कंट्रोल है, सर इंटरनल कंट्रोल क्यों होता है? इंटरनल कंट्रोल होता है चोरी पे नियंत्रण लाने के लिए। तो वो जो इंटरनल कंट्रोल है, क्या वो फ्री फ्रॉम एमएमएस है? आपको एमएमएस याद आना चाहिए। एमएमएस था मटीरियल मिस स्टेटमेंट। तो साहब जो भी इंटरनल कंट्रोल, भैया चोरी रोकने के लिए हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया, हम है ना, हम कोई भी सामान खरीदते नहीं है, पहले उसका टेंडर देते हैं, फिर टेंडर में से जो सस्ता आता है ना उसको देते हैं। तो इस तरीके से भैया परचेज में कोई गपलेबाजी नहीं हो रही है। जो परचेज मैनेजर है साला वो अपनी सेटिंग का काम तो नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करें, तो ये जो कंट्रोल लगाए हैं इस कंट्रोल में तो कोई गड़बड़ियां नहीं है ना, वो चेक कर लेते हैं हम लोग। फिर हमको सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराओगे, पहले वादा करो, कसम खाओ, खा तेरी माँ की कसम का। हाँ, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मांगूंगा वो भी दोगे। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए भैया, जो भी चेक करने के लिए जरूरी है आपको मुझे उपलब्ध कराना होगा। क्या ये सब करोगे? खा तेरी माँ की कसम। हाँ चलो, अब मैं तैयार हूँ ऑडिट करने के लिए। तो जब भी मैं ऑडिट करूंगा मैं क्या क्या मांगूंगा? एक, चीज नंबर वन, जो एफआरएफ है वो मुझे स्वीकार होना चाहिए। चीज नंबर 2, मैनेजमेंट से लिखवा के लो, क्योंकि भैया अकाउंट्स तो मैनेजमेंट ही बनवाती है ना, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया है वो एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाया। मैं एज अ प्रूफ, भैया तुमने बनाया ना, मैनेजमेंट तेरी कंपनी है तो तू इतना तो विश्वास दिला ही सकती है ना मेरे को कि हाँ भाई तेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से या जो भी तेरा एफआरएफ है उसके अनुसार है। फिर जो भी इंटरनल कंट्रोल है उसमें एमएमएस नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि भैया हो सकता है जैसे टेंडर ही नहीं मंगा रही कंपनी, परचेज डायरेक्टली परचेज मैनेजर करता है, बस ले चोरी आ गई, क्लियर कट। तो इसमें एमएमएस है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं। अगर बिना टेंडर मंगाए परचेज हो रहा है, हो सकता है परचेज मैनेजर, साहब मेरे दोस्त लोग का बिजनेस ही यही है, परचेज मैनेजर को सेट कर लेते हैं, फिर कंपनी में दिखाते 16 रुपये में बेचा, एक्चुअल में उसको 20 रुपये में देते हैं, और मतलब ज़्यादा में दिखाते, सॉरी, कि कंपनी को दिखाते 25 में बेचा जबकि उसको 20 में दिया, 5 रुपये का मार्जिन परचेज मैनेजर ले गया। ऐसा सब चीटिंग होता रहता है, राइट। फिर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए, बिना रुकावट के एक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये है प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट, कि भैया ऑडिट करने से पहले ये सारी आवश्यकताएं होती हैं। भले एग्जाम में नहीं आया पर अंडरस्टैंडिंग के लिए एफआरएफ स्वीकार होना चाहिए। मैनेजमेंट से लिखवा लो कि अकाउंट्स ढंग से बनाए हुए हैं। तीसरा वाला बोलता है
कि कंट्रोल्स जो है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, और चौथा सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी उपलब्ध है, बिना रुकावट के एक्सेस है। फिर अब बनता है ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। अब मैं आपको बताता हूं साहब दो चीजें, इसके अंदर दो चीजें बनेगी। क्या क्या दो चीजें, पहले आपको समझाता हूं। ऑडिटर के पास दो लेटर होते हैं। एक होता है अपॉइंटमेंट लेटर, एक होता है एंगेजमेंट लेटर। आप लोग नए नए हो, जानते नहीं हो, इसलिए मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ये जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है दोस्तों, अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है ये उसे कंपनी देती है टू ऑडिटर आफ्टर अपॉइंटमेंट इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होता है, बट अपॉइंटमेंट से पहले ऑडिटर कंपनी को अपने टर्म्स क्लियर करता है। अरे कल उठ के नहीं चाहिए यार, तूने मेरे को 2 लाख रुपए में रख लिया, अरे मैं नहीं रहूंगा 2 लाख रुपए में, बाद में चिक चिक झिक झिक नहीं चाहिए। पहले ही भैया अपने टर्म्स क्लियर कर देने का। तूने मुझे ऑडिटर के रूप में रखा, तू मुझसे एक्स्ट्रा काम भी करवा रहा है, नहीं भैया, इस टर्म्स में मैं अपना स्कोप, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीस सब बता दूंगा। अब तू तैयार है तो तू मुझे कंफर्मेशन दे, तो उसे एंगेजमेंट लेटर बोलते हैं। यानी अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो एंगेजमेंट लेटर कौन देता है? ऑडिटर देता है। किसको देता है? कंपनी को देता है। फिर कंपनी अगर सहमत होती है तो फिर वो अपॉइंट कर लेती है ऑडिटर को और अपॉइंटमेंट लेटर देती है। ये क्लियर है कि आपको इन दोनों लेटर्स के बीच में, ये दोनों लेटर ऑडिटर को दिए, मतलब ऑडिटर के होते हैं। एक होता है एंगेजमेंट लेटर, एक होता है अपॉइंटमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर पहले इसलिए देता है, देख भाई हम कोई फिरौती का धंधा तो कर नहीं रहे, कोई किडनैपिंग, मर्डर वो सब तो नहीं करेगी, आधा पैसा पहले आधा पैसा काम होने के बाद, ऐसा तो होता नहीं है। अपने धंधे में तो पूरा पैसा बाद में मिलता है। अब कल उठ के साहब वो बोल दे कि नहीं भैया ये तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई थी, तो मेरे पास एक पेपर तो होना चाहिए ना कि देख तेरे बाप ने यहाँ पे साइन करके दिया था। तो एंगेजमेंट लेटर की एक कॉपी तो हम खुद के पास रखते हैं, मैनेजमेंट की साइन की हुई, और एक कॉपी उनको दे देते हैं, राइट। और फिर अपॉइंटमेंट लेटर वो सब जो होता है वो तो चलो अलग कहानी होती है, पर हमारे पास एक प्रूफ होता है साहब कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन इस तरीके से तय हुए थे। सर पर मान लीजिए कि ऑडिटर से काम कराने के बाद मैनेजमेंट मुकर जाए, पैसे का मामला है, कोई भी साला मना कर सकता है साहब, हम क्या उखाड़ लेंगे साहब। और देखो साहब मजा लेने के बाद क्या हम कुछ कोई उखाड़ सकता है? पूरा मजा तो ले गए, मजा इन द सेंस हमसे काम तो करा ही गए पूरा का पूरा। अब क्या होगा साहब? हो सकता है हमारी आईसीआई ने है ना हमारे बचाव के लिए बहुत प्रावधान रखे, क्लियर कट बोला है, अगर फीस के मामले में बिना ऑडिटर की गलती हुए, अगर उसका बिना डिस्प्यूट का फीस पेंडिंग है, कोई भी नया सीए उस कंपनी में ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता, और अगर वो हो जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, सीए का डिग्री के उसका कैंसिल कर देंगे। या माइला साला सीए का फीस रोकता है, हाँ वैसे ही हम लोग इधर बम्बू किए हुए और सीए का फीस रोकता है, एकदम स्पष्ट। नो सीए कैन ज्वाइन इन द कंपनी वेयर द पेमेंट ऑफ ऑडिटर हैज बीन ऑन होल्ड विदाउट एनी डिस्प्यूट। एकदम क्लियर है आईसीआई साहब, सीए का पैसा नहीं पेंडिंग होना चाहिए। कोई सीए उसके पास आएगा ही नहीं, बिना सीए कंपनी काम ही नहीं कर सकती। इन शॉर्ट झक मरा के देगा। समझे या नहीं? समझे या नहीं? एक ही जन ने ठेका लिया है क्या? बाकी लोग को नहीं समझ में आया? हाँ तो देखो साहब, अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म सिंपल है। ऑडिटर अग्री करेगा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पे विद द मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी का फुल फॉर्म होता है दोज चार्ज विथ
गवर्नेंस। क्या फुल फॉर्म होता है? दोज चार्ज विथ गवर्नेंस, TCWG। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही है, ये BOD है। पर लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है 15 हो यार कंपनी में, बस जरूरी नहीं सबके सब TCWG बन जाएंगे। मतलब इनको क्या एडिशनल जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो उन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से 8, 10, 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से 1, 2, 3 को, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी कितनी बड़ी है, हम TCWG का एक पोस्ट दे देते हैं, TCWG का काम दे देते हैं। इनको ऑडिटर रिपोर्ट करता है, इनको ऑडिटर रिपोर्ट करता है। वही होते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नया कुछ नहीं है, ये ऑडिट का टर्म है। बस हम लोग यार कौन सुने यार, हमारी कोई सुनने वाला नहीं होता, सबको लगता है सब अपने अपने काम में रहते, तो TCWG करके अपॉइंट करते हैं। और जो व्यक्ति TCWG के रूप में अपॉइंट होता है ना, उसको अलग से कंपनी पैसा भी देती है, हमें हमारी मदद करने का, हमारी चीज़ें पूछाने का, उसका थोड़ा अलग से पैसा भी मिलता है उसको। तो पहले तो हम लोग ऑडिटर चेक करेगा टर्म्स ऑफ ऑडिट मेरे को स्वीकार है कि नहीं, फिर उसके बाद ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जाएगा। ये कौन देगा? ऑडिटर देगा, जिसमें मैं क्लियर बता दूंगा, ये देख ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप है, ये मेरा जवाबदारी है, ये मैनेजमेंट का जवाबदारी, एकदम क्लियर बता दूंगा, उसके अंदर लफड़ा ही नहीं चाहिए। फिर ये FRF, ये फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट है। भाई ऐसे रिपोर्ट में बनाऊंगा यार, देख हम लोग क्लेरिफाइड लोग हैं, प्रोफेशनल है ना, तो हम लोग सब बता देंगे उसके अंदर। ये लॉ एंड रेगुलेशन हो सकता है, तू बैंकिंग हो सकता है, तू म्यूचुअल फंड हो सकता है, तेरे पे सेबी लगती हो, तेरे पे कंपनीज एक्ट लगती हो, ये रेगुलेशन का मैं पालन करूंगा। मतलब कल उठ के, जैसे मान लो आप AU बैंक है, अब पहले वो AU बैंक नहीं थी, वो NBFC थी, वो AU क्या थी, AU फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब AU फाइनेंशियल सर्विसेज करके या AU करके कुछ था, मतलब उसका नाम, पूरा नाम कुछ अलग था, कुछ नाम याद है क्या उसका? नहीं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक तो बाद में बना, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने से पहले AU फाइनेंस ही बोलते थे, वो बैंक नहीं थी, वो NBFC थी। अब मैं मान लो उसका ऑडिटर हूं, पर अब वो बाद में तो कंपनी बन गई, बाद में तो बैंक बन गई वो। अब बैंक बन गई तो जब वो NBFC थी तब उस पर बैंकिंग रेगुलेशन नहीं लगता था, तब उस पर RBI के रेगुलेशन लगते थे। पर जब वो बैंक बन गई, अब बीच में बन गई वो तो बैंक, यम्माइला मेरे से एंगेजमेंट लेटर तूने NBFC का साइन करा रखा है, मैंने स्पष्ट कर दिया साहब, मैं तो इस लॉ के पैसे की बात किया था, NBFC का पालन करूंगा, ऐसा ऑडिटर ने लिखा होगा उसमें। अब बैंक आ गई है तो मैं बैंक का भी कर दूंगा, पर दाम लूंगा, समझे कि नहीं? तो देखो साहब, एंगेजमेंट टर्म्स एकदम क्लियर होने चाहिए। देखो ऑडिटर अग्री करेगा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर, ये हम लोग अग्री कर लेंगे, बता देंगे कि देखो भैया ये हमारे टर्म्स हैं। लेटर में लिख देंगे ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ऑडिटर की जवाबदारी, मैनेजमेंट की जवाबदारी, एप्लीकेबल FRF, ये फॉर्मेट है, ये रिपोर्ट बनाऊंगा और इस लॉ का मैं पालन करूंगा। हेलो एवरीवन, एंगेजमेंट लेटर आ रहा है या जा रहा? आ रहा है ना? हाँ। और अब आता है सर रिकरिंग ऑडिट क्या होता है? अब रिकरिंग नाम से लगता है, रिकरिंग मतलब बार 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 बार, राइट? तो देख एग्जाम में, देख एग्जाम देख, सिर्फ देखो आप यार। और सर मैंने तो एक और ट्रेंड देख लिया सर, मैंने एक ट्रेंड देख लिया सर, ये नवंबर में आ रहा है, नवंबर में आ रहा, नवंबर का इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है यारा। देख भाई, रिकरिंग है, बार 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 रिकरिंग ऑडिट्स हो सकती है क्या? एक साल अपॉइंट किया, दोबारा से ऑडिटर बन सकते हैं क्या? कंपनी ऑडिट का रूल्स तो है, पर मान लो एक साल के लिए किया, तो रिकरिंग ऑडिट अगर होती है, जब मान लो मैं एक साल के लिए अपॉइंट हुआ, तो मैंने एंगेजमेंट लेटर दिया, अब दोबारा मुझे रीअपॉइंट कर दिया, तो दोबारा दूंगा या नहीं दूंगा? अरे भाई दोबारा लेटर दूंगा या नहीं दूंगा? एक बार के लिए तो दे दिया, दोबारा लेटर दूंगा या नहीं दूंगा? जल्दी बोलना, लेटर दूंगा या नहीं दूंगा नेक्स्ट ईयर? देखो उसी के बारे में है। देखो अगर रिकरिंग ऑडिट होती है
तो वेदर देर इज अ नीड टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट, वो चेक कर लो. फॉलोइंग फैक्टर्स मे मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म. अब ये सारे फैक्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि तुम्हें दोबारा देनी होगी. अब कब कब मैं दोबारा एंगेजमेंट लेटर दूंगा? देख भाई, अगर सेम रहता है ना तो लॉ कहता है कि देने की ज़रूरत नहीं है. वैसे रियल लाइफ में बता दूं, हम रियल लाइफ में तो दे देते हैं, पर एज पर ऑन रिकॉर्ड्स ये लोग कहते हैं सब ज़रूरत ही नहीं है ना. अगर सेम ही टर्म्स है, कुछ बदला ही नहीं है, तो बार बार एंगेजमेंट लेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती. टर्म्स क्लियर होते हैं तो बार बार एंगेजमेंट लेटर नहीं देते. पर ये लोग ऐसे फैक्टर्स आपके सामने अभी रखने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि भैया बार बार देना पड़ेगा और इम्पॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा. और याद करना पड़ेगा तो आप जानते हैं कैसे याद करेंगे? मेमोरी टेक्निक. इट्स अ रियल फादर एंड सन स्टोरी. बार बार देना पड़ेगा, रियल फादर और सन स्टोरी है. देखो एक एक करके ये पूरा एकदम स्क्रीनशॉट बना के रखने का, इसका रख के रखने का और फिर उसको लिख लेने का. रियल फादर एंड सन का स्टोरी है. जैसे नंबर 1, कब कब दोबारा दूंगा, कब कब दोबारा दूंगा एंगेजमेंट लेटर? जब एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर रही है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप. मेरे हिसाब से आपको क्लियर नहीं हुआ ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या था, मैं दोबारा दे देता हूं. दूसरा, कोई स्पेशल टर्म्स ऐड करने हो, भैया ये टर्म ऐड करना पड़ेगा. यार ये काम मेरे को बैठा तो गर्मी लगती रहती है मेरे को, मैं तो नहीं बैठूंगा इधर. कोई स्पेशल टर्म ऐड करना हो. सीनियर मैनेजमेंट में कोई रीसेंट चेंज आया हो. देखो भैया पहले तो उनको बता रखा था, अब तो सीनियर मैनेजमेंट में 2-3 लोग नए आ गए हैं, दोबारा से एंगेजमेंट लेटर दे देते हैं. कभी कभार ओनरशिप में बदलाव आया है, भैया किसी ने खरीद लिया तो ओनरशिप में बदलाव आ गया. मेडलाइफ को फार्म इजी ने खरीद लिया. मेडलाइफ एक ऑनलाइन फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उसको फार्म इजी ने खरीद लिया, तो ओनरशिप में बदलाव आ गया हो तो दोबारा उसको ऑडिटर देगा. नेचर या साइज ऑफ एंटिटी. अब भैया पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा था यार, बड़ा हो गया तो दाम भी बढ़ेगा. रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, पहले आप पे एनबीएफसी लगती थी, अब बैंकिंग लगेगा तो दोबारा देंगे. पहले आपके ऊपर ये एफआरएफ लगता था और अब ये एफआरएफ लग रहा है. ये फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स में बदलाव है. एफआरएफ का मतलब है फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स, एफआरएफ का मतलब है फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स, वो बदलाव आया है. और फिर अगर कोई दूसरी रिपोर्टिंग में बदलाव आया हो. ये 8 चीजें हैं, ठीक है, ये 8 चीजें. नंबर 1, एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर रही है, कोई स्पेशल टर्म जोड़ना है, सीनियर मैनेजमेंट में बदलाव है, ओनरशिप में बदलाव है, नेचर या साइज ऑफ द एंटिटी में बदलाव है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में बदलाव है, एफआरएफ में चेंज है, या फिर कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंज है. हेलो एवरीवन, क्या बोलते? देखो भाई हम लोगों ने क्या क्या फिनिश ऑफ किया है. हम लोगों ने रिकरिंग ऑडिट कब कब देंगे एंगेजमेंट लेटर दोबारा से, वो देखा. फिर हमने वो 3 सिचुएशंस देखी ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर जो हम लोग हमेशा चेक करेंगे. फिर हमने देखा कि भैया जब भी प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, कि जब भी ऑडिट स्वीकार करें एफआरएफ स्वीकार होना चाहिए, मैनेजमेंट से लिखवा लो. फिर इंटरनल कंट्रोल में एमएमएस नहीं होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल कराई जानी चाहिए. फिर उसके बाद हमने 7 क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर देख ली कि साहब 7 क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर. मेमोरी टेक्निक क्या बनाया? रेस्ट इन पीस PK3. और फिर हमने देखा कि यहाँ पे कि भैया ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है. ऑडिटिंग का मतलब है कि साहब सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अनुसार है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए सारे सबूत ले लिए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी छूटा नहीं है, सब कुछ क्लियर है, प्रॉपरली क्लासिफाइड है, एएस का कॉम्प्लायंस है, ट्रू एंड फेयर व्यू है. ये भी हमने देख लिया. और उसके बाद हमने लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट देखा था. पहला था जजमेंट से जुड़ता हुआ रिपोर्टिंग, दूसरा था प्रोसीजर सैंपलिंग, तीसरा था टाइम बेनिफिट एंड कॉस्ट, और चौथा अदर्स में आया फ्रॉड, रिलेटेड पार्टीज, फिर नॉन कॉम्प्लायंस विथ लॉज, और फ्यूचर इवेंट्स ऐसे हैं जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर रहे हैं.